कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो में रहने वाली सुजुकी फैमिली से। फैमिली में है पिता योशियुकी, उनकी पत्नी मित्सु, बेटा केंजी और बेटी यूई। एक दिन मित्सु के पिता गांव से उनके लिए ताजी सब्जियां और मछलियां भेजते हैं। वो चाहते थे कि उनकी बेटी और उसके बच्चे कभी उनसे मिलने भी आ जाएं। लेकिन यूई अपने ही नाना से बात करने से मना कर देती है और मछलियों की बदबू की शिकायत करने लगती है। उधर योशियुकी भी उन मछलियों को हाथ लगाने से साफ इनकार कर देता है। आखिरकार वो सारी मछलियां फ्रीजर में रख दी जाती हैं। सब्जियों पर कुछ पड़ा हुआ दिखा तो सबको लगा कोई खतरनाक कीड़ा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो यूई की नकली लैश लाइंस थी। छोटी सी बात पर घबराने वाली ये फैमिली असली मुसीबत से अभी पूरी तरह अनजान थी। शाम होते ही बेटा केंजी भी घर लौटता है, लेकिन वो बिना किसी से बात किए सीधा अपने कमरे में चला जाता है। यूई घंटों फोन में लगी रहती है। केंजी हमेशा हेडफोन लगाए रहता है। योशियुकी टीवी छोड़कर किसी की बात नहीं सुनता और मित्सु अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती रहती है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। योशियुकी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका अलार्म बिल्कुल नहीं बजा। जब वो घड़ी देखता है तो उसकी सुइयां ठीक 3 बजे पर आकर रुक चुकी थीं। उसी समय मित्सु बताती है कि पूरे इलाके की बिजली चली गई है। बिजली जाते ही पूरे घर का सिस्टम ठप पड़ गया। यूई का फोन डिस्चार्ज हो गया, जबकि मिट्स इलेक्ट्रिक स्टोव बंद होने की वजह से नाश्ता भी नहीं बना सकी। किसी तरह गैस जलाई, लेकिन कोई रुका नहीं और सभी बिना खाए ही घर से निकल गए। बाहर आकर उन्हें एहसास हुआ कि ये मामूली पावर कट नहीं है। एलिवेटर, ट्रेनें और कारें सब बंद थीं। योशियुकी पैदल ऑफिस गया, केंजी साइकिल से कॉलेज, लेकिन कुछ ही देर में उसका फोन भी बंद हो गया। ऑफिस और स्कूल पहुंचकर पता चला कि वहां भी कोई काम नहीं हो सकता। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक लॉक और पूरे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। उधर मित्सु जब मार्केट पहुंची तो खाने के शेल्फ लगभग खाली थे। कार्ड पेमेंट और एटीएम भी बंद थे, इसलिए जिसके पास कैश नहीं था वो सामान भी नहीं खरीद सकता था। रात को पूरा परिवार मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाता है और पहली बार एक साथ बालकनी में आता है। पूरे टोक्यो में अंधेरा छाया था, लेकिन उसी अंधेरे में उन्हें सालों बाद तारों से भरा आसमान दिखाई देता है। 2 दिन बाद भी बिजली वापस नहीं आई। अब सभी को समझ आ चुका था कि ये कोई मामूली पावर कट नहीं है। मित्सु घंटों लाइन में लगकर पानी भरती, जबकि योशियुकी का ऑफिस भी अनिश्चित समय के लिए बंद हो चुका था। इसी बीच केंजी अपनी पसंद की लड़की को ढूंढने अगले शहर पहुंचता है, लेकिन वहां भी ब्लैकआउट था। इससे पहले कि वो उससे मिल पाता, लड़की अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर चली जाती है। उधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर लोगों की भारी भीड़ लगी थी, लेकिन मशीनें बंद होने की वजह से साफ पानी मिलना नामुमकिन था। दूसरी तरफ बैंक में भी एटीएम बंद थे और लिमिटेड कैश मिलने की वजह से भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की में योशियुकी भी घायल हो जाता है। 7वें दिन तक ग्रोसरी स्टोर्स खाली हो चुके थे, स्कूल बंद थे और हजारों लोग टोक्यो छोड़कर गांवों की तरफ निकल चुके थे। तभी योशियुकी और मित्सु अपनी बुजुर्ग पड़ोसन का हाल पूछने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि उनकी कई दिन पहले ही मौत हो चुकी है। यही वो पल था जब दोनों समझ गए कि अगर वो और देर रुके तो अगली बारी शायद उनके परिवार की हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसी वक्त टोक्यो छोड़ने का फैसला कर लिया। घर में बचा सारा कैश इकट्ठा करके वो मित्सु के पिता के गांव के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर आते वक्त उन्हें एक छोड़ा हुआ कुत्ता लगातार भौंकता दिखता है, लेकिन अब रुकने का वक्त किसी के पास नहीं था। रास्ते में हजारों लोग शहर छोड़कर जा रहे थे। खाने पीने का सामान मिल तो रहा था, लेकिन उसकी कीमतें हर घंटे बढ़ती जा रही थीं। योशियुकी पहले महंगा सामान लेने से मना करता है, लेकिन आखिरकार मित्सु मोलभाव करके थोड़ा राशन खरीद ही लेती है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि पैसे नहीं, खाना और पानी सबसे कीमती चीज बन चुके थे। एयरपोर्ट पहुंचकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। हजारों लोग वहां फंसे थे, एक भी प्लेन उड़ नहीं रहा था और भीड़ पुलिस से भिड़ चुकी थी। अब गांव पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, साइकिल। अगली सुबह केंजी और यूई को लाइब्रेरी से सिर्फ बच्चों वाला एक पुराना मैप मिलता है। केंजी हिसाब लगाता है कि गांव पहुंचने में करीब 1 महीना लगेगा। दूसरी तरफ योशियुकी और मित्सु शराब की कुछ बोतलों के बदले एक साइकिल और चावल का बोरा ले लेते हैं। एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है। रात को एक मॉल के बाहर रुकते हैं, तभी एक बेबस कपल उनसे थोड़ा पानी मांगता है, लेकिन योशियुकी झूठ बोल देता है कि उनके पास भी पानी नहीं बचा। उसी रात केंजी की आंख खुलती है। कोई उनका पानी चुराकर भाग रहा था। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन अगले ही पल जो सच उसके सामने आने वाला था वो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देता है। वो उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी गोद में एक छोटा बच्चा देख लेता है। केंजी बिना कुछ कहे उसे जाने देता है। अगली सुबह सुजुकी फैमिली भी उसी सुरंग तक पहुंचती है। वहां कुछ अंधी महिलाएं पैसे लेकर लोगों को रास्ता दिखा रही थी। योशियुकी उनकी बात हंसकर टाल देता है, लेकिन अंदर जाते ही गुप्त अंधेरा, छोड़ी हुई गाड़ियां और जानवरों की लाशों की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। आखिरकार उन्हें वापस आकर उन्हीं महिलाओं की मदद लेनी पड़ती है, जो उन्हें आसानी से बाहर निकाल देती हैं। ब्लैकआउट का 16वां दिन था। पानी लगभग खत्म हो चुका था। प्यास से परेशान योशियुकी नदी का पानी पी लेता है। तभी तेज बारिश सब कुछ और खराब कर देती है। उनका चावल मिट्टी में बिखर जाता है, मित्सु का चश्मा टूट जाता है और एक साइकिल का टायर भी फट जाता है। मजबूरी में केंजी और यूई एक बंद सुपरमार्केट में घुसते हैं, लेकिन वहां सिर्फ कैट फूड,
बैटरी लिक्विड और एक फ्लेयर मिलता है। कुछ दिनों बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि पूरे परिवार को कैट फूड खाकर गुजारा करना पड़ता है। तभी उनकी मुलाकात साइटो फैमिली से होती है। वो उन्हें पानी ढूंढना, जंगली पौधे पहचानना और सर्वाइवल के कई जरूरी तरीके सिखाते हैं। पहली बार सुजुकी फैमिली को लगता है कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सबसे बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। साइटो फैमिली से अलग होने के बाद सुजुकी फैमिली ओसाका पहुंचती है, क्योंकि अफवाह थी कि वहां बिजली वापस आ गई है। लेकिन ओसाका भी टोक्यो की तरह अंधेरे में डूबा था। अब उनके पास न खाना बचा था न पानी। यूई गुस्से में योशियुकी को ही इस हाल का जिम्मेदार ठहराने लगती है। भूख से परेशान योशियुकी एक कीड़ा खाने ही वाला था कि तभी उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है। परिवार उसे पकड़ लेता है, लेकिन काटने की हिम्मत किसी में नहीं होती। तभी किसान तनाका आता है और बताता है कि बिजली जाने के बाद उसके सारे सुअर भाग गए थे। अगर सुजुकी फैमिली उन्हें पकड़ने में मदद करे तो बदले में वो उन्हें खाना और रहने की जगह देगा। तनाका के साथ रहते हुए परिवार कुएं से पानी निकालना, लकड़ी काटना और खेतों का काम सीख जाता है। पहली बार सभी अपने हाथों से मेहनत करना सीख रहे थे। कुछ दिन बाद रास्ते में उन्हें एक चौड़ी नदी मिलती है। योशियुकी और केंजी लकड़ियों का बेड़ा बनाकर पहले परिवार को पार कराते हैं, फिर साइकिलें लाने लौटते हैं। तभी तेज बारिश में बेड़ा टूट जाता है। केंजी तो तैरकर बाहर आ जाता है, लेकिन योशियुकी नदी में बह जाता है। परिवार को सिर्फ उसका जूता मिलता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है। आगे चलते समय जंगली कुत्ते उनका खाना छीन लेते हैं और मित्सु का पैर टूट जाता है। तभी एक स्टीम ट्रेन वहां पहुंचती है। परिवार ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन योशियुकी पीछे छूट जाता है। वो अपनी जेब में रखा फ्लेयर जलाता है। लाल रोशनी देखकर मित्सु ट्रेन रुकवाती है और पूरा परिवार फिर से मिल जाता है। 108वें दिन सुजुकी फैमिली गांव पहुंच जाती है। करीब 2 साल बाद बिजली वापस आती है, लेकिन तब तक ये परिवार पूरी तरह बदल चुका था। अब वो फोन से ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे और अपने हाथों से उगाया खाना खाते थे। जिस ब्लैकआउट ने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी, उसी ने उन्हें फिर से एक परिवार बना दिया। अगर तुम्हें कई महीनों तक बिना बिजली के रहना पड़े तो सबसे मुश्किल चीज क्या होगी, कमेंट करके जरूर बताना।